नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चरणप्रीत। आप देख रहे हैं ऑटोमेशन ट्रेनिंग हिंदी। इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल RS485 के बारे में। ये हमारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का एक सीरीज़ चल रहा है जिसमें हम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले 2 पार्ट ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या होता है और कैसे काम करता है वो डिस्कस कर रखा है। दूसरे पार्ट के अंदर RS232 जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है उसके बारे में बता रखा है कि वो कैसे काम करता है और कैसे उसको किसी भी PLC, HMI या VFD में किसी भी सिस्टम में आपको सेट करना है तो आप उसको कैसे सेट करोगे। आज का जो हमारा एजेंडा है वो RS485 को लेकर है। आज हम बात करेंगे कि जो RS485 कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हमारा रहता है वो कैसे काम करता है और ये क्या रहता है और कैसे इसकी पैरामीटर सेटिंग हम किसी भी डिवाइस में कर सकते हैं। तो देखिए, इंडस्ट्री में हमें डिफरेंट टाइप के कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल देखने को मिलते हैं। RS232 हो गया, RS485 हो गया, मोडबस हो गया, ईथरनेट हो गया, कैन बस हो गया, प्रोफीबस हो गया, प्रोफीनेट हो गया, CC लिंक हो गया। तो ये सारे क्या अलग अलग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हैं। हर एक प्रोटोकॉल की अपनी एक स्पेसिफिकेशन है, अपनी एक यूनिकनेस है। तो किस प्रोटोकॉल को कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, ये जब लास्ट में सारे प्रोटोकॉल हम डिस्कस कर लेंगे तो फिर मैं आपको लास्ट में बिल्कुल बताऊंगा कि सिलेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल आप कैसे करोगे। कि आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हो या डिवाइसेस जो भी आपको आपस में कम्युनिकेट करने हैं वो क्या सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहेगा। क्योंकि आप सिलेक्ट तभी कर पाओगे जब आप सभी प्रोटोकॉल के बारे में जान जाओगे कि RS232 की क्या स्पेसिफिकेशन है, 485 की क्या है, मोडबस की क्या है, ईथरनेट की क्या है। जब आप इनकी सारों की स्पेसिफिकेशन जान जाओगे कि स्पेसिफिकेशन किसकी क्या है, तभी आप उसको सिलेक्ट करने के लेवल पे पहुंच पाओगे कि अब इसको सिलेक्ट कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल RS485। थोड़ा सा मैं यहाँ पे ब्रीफ कर देता हूँ पीछे जो हमने डिस्कस कर चुका है, जो नए व्यूअर हैं कि उनको भी इजीली समझ में आ जाए। तो इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल देखिए होते क्या हैं उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, इंडस्ट्री में हमारे पास अलग अलग डिवाइस रहते हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया, PLC हो गई, HMI हो गया। ठीक है, मेरे को क्या करना है, इस कंप्यूटर को कनेक्ट करना है इस PLC के साथ, HMI को जोड़ना है मेरे को आपस में। या मेरे पास एक और PLC है, मैं HMI है मेरे पास कोई एक दूसरे में एक का, मैं चाहता हूँ कि इस PLC का भी डेटा मेरे इस कंप्यूटर में आ जाए, या ये PLC इस HMI से कनेक्ट हो जाए, या ये जो HMI है ये इस PLC के साथ कनेक्ट हो जाए, इस HMI का डाटा इस PLC में पहुँच जाए। तो इस तरीके से मैं चाहता हूँ कि इनका जो सारे का सारा डाटा है आपस में इंटरचेंज हो, कम्युनिकेशन हो जाए। इस PLC को कम्युनिकेट कर लूँ मैं, इस PLC का डाटा इस HMI में आ जाए मेरा, या इस HMI से डाटा सेट करूं इस PLC के अंदर चला जाए। तो इस तरीके से मैं चाहता हूं कि मेरा डाटा जो है वो इंटरचेंज हो जाए, कम्युनिकेट हो जाए आपस में। इस PLC को इस कंप्यूटर के साथ मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूं। तो इस तरीके से जो कम्युनिकेशन मेरे को करना है, ये कम्युनिकेशन करने के लिए हमें कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है। या मेरे को और भी डिवाइसेस ऐड करने हैं, एक और लैपटॉप है मेरे पास, कोई सेंसर लगा हुआ है मशीन के अंदर, कोई मेरा इंस्ट्रूमेंट लगा है, या मेरी कोई VFD लगी है, या मेरा कोई सर्वो लगा है। मैं चाहता हूं कि ये सारे आपस में जुड़ जाएं, इस इंस्ट्रूमेंट का डाटा HMI के ऊपर दिखाई दे कि इसने जो टेस्ट किया है वो पास है, फेल है, उसकी क्या वैल्यू है। इस VFD के RPM को मैं HMI से कंट्रोल कर पाऊँ, सर्वो को कंट्रोल कर पाऊँ, कोई इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी आपस में सर्कुलेट हो इस सिस्टम के अंदर। कहने का मतलब यह है कि जो अलग अलग डिवाइसेस हैं, किसी एक डिवाइस के पास कुछ डाटा है, कुछ इन्फॉर्मेशन है, मैं चाहता हूं कि वो दूसरे डिवाइस के अंदर चली जाए। तो ये जो काम करना है मेरे को, ये काम किसके थ्रू होगा, इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के थ्रू होगा। ये डिवाइस आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे, प्रोटोकॉल के थ्रू किसी कम्युनिकेट करेंगे। कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत करना। मैं चाहता हूं कि सारे डिवाइस आपस के अंदर बातचीत करें कि मेरे पास ये डाटा है, आपको ये चाहिए तो ये ले लो, मेरे पास ये डाटा है, आपको ये चाहिए तो ये ले लो। जिस तरीके से इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपस में कम्युनिकेट कर रहा है। तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए, आपस में बातचीत कराने के लिए। तो ये होते हैं बेसिकली कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। अब कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है तो कम्युनिकेशन का क्या मतलब है इसके अंदर। देखिए, कम्युनिकेशन का मतलब यह है कि जब भी आप कम्युनिकेट करोगे तो आपके पास 3 डिवाइसेस होने चाहिए, एक तो ट्रांसमीटर, दूसरा चैनल और तीसरा रिसीवर। कम्युनिकेशन के अंदर क्या होगा, ट्रांसमीटर आपका चैनल के थ्रू रिसीवर से जुड़ा होगा और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसमीटर्स के थ्रू होती हुई चैनल तक पहुंचेगी। आपका ट्रांसमिट क्या करेगा, सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा,
चैनल क्या करेगा, उस सिग्नल को लेके जाएगा कहाँ तक, रिसीवर तक, और रिसीवर क्या करेगा, उस सिग्नल को चैनल से लेगा और आपको रिसीवर पे वो सिग्नल रिसीव हो जाएगा। तो ये बेसिक ब्लॉक डायग्राम रहता है कम्युनिकेशन का, जिसके अंदर क्या रहता है, एक ट्रांसमीटर, एक चैनल और एक रिसीवर। ट्रांसमीटर और चैनल किसके थ्रू, ट्रांसमीटर और रिसीवर किसके थ्रू जुड़े होते हैं, चैनल के थ्रू। ये चैनल क्या हो सकता है, आपका कोई भी कम्युनिकेशन केबल हो सकता है। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन हमारा इंडस्ट्री के अंदर होता है। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि इंडस्ट्री में हमारे पास पहले तो एक ट्रांसमीटर होगा। ट्रांसमीटर मान लीजिए कोई पीएलसी है, एक पीएलसी होगा, उस पीएलसी को एचएमआई के साथ जोड़ना चाहता हूं, तो मैं चाहता हूं कि पीएलसी का डाटा मेरा एचएमआई पे चला जाए। तो पीएलसी क्या होगा, ट्रांसमीटर होगा, एचएमआई उस डाटा को रिसीव कर रहा होगा तो वो रिसीवर होगा, और जो कम्युनिकेशन केबल से पीएलसी और आप आपस में जुड़े होंगे, पीएलसी और एचएमआई, वो हमारा क्या होगा, चैनल होगा। तो ये क्या है, टेक्निकल टर्म मैंने आपको बताई है कि आप मैनुअल वगैरह पढ़ो तो वहां पे जब ये वर्ड लिखे हो तो आपको ये चीज समझ में आएगी क्या बोल रहा है। तो ये था कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन देखिए दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है सीरियल कम्युनिकेशन, दूसरा होता है पैरेलल कम्युनिकेशन। सीरियल कम्युनिकेशन और पैरेलल कम्युनिकेशन में क्या है, देखिए कम्युनिकेशन है तो एक ट्रांसमीटर तो होगा, एक रिसीवर होगा, और ये किसके थ्रू जुड़ा होगा, चैनल के थ्रू जुड़ा होगा। सीरियल कम्युनिकेशन के अंदर क्या होगा, मान लीजिए मेरे को ये डेटा है, ये 1 2 3 4, ये डेटा मेरे को ट्रांसमिट करना है इस ट्रांसमीटर से इस रिसीवर पर, इस चैनल के थ्रू। तो अगर ये सीरियल कम्युनिकेशन है तो सीरियल कम्युनिकेशन में चैनल क्या होगा, एक ही होगा, मतलब एक ही वायर होगी जिसके थ्रू ट्रांसमीटर और रिसीवर आपस में जुड़े होंगे। अब इसमें क्या होगा, ये जो डाटा है 1 बाय 1 जाएगा। पहले जाएगा 1, ये ट्रांसमीटर से रिसीवर पे रिसीव होगा, फिर 2 जाएगा, उसके बाद जब 2 रिसीवर पे पहुंच जाएगा तो 3 जाएगा, जब 3 रिसीवर पे पहुंच जाएगा तो फिर 4 मेरा ट्रांसमिट होगा। तो सीरियल कम्युनिकेशन के अंदर डाटा क्या होता है, 1 बाय 1 ट्रांसफर होता है। अभी आपने देखा कि यहाँ पे 1 2 3 4 कैसे आए, 1 बाय 1 आए। अब पैरेलल कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, इसका उल्टा होता है। कम्युनिकेशन है तो ट्रांसमीटर होगा, रिसीवर होगा। पैरेलल कम्युनिकेशन के अंदर जितने बिट आपको ट्रांसफर करने होते हैं, अभी देखिए यहाँ पे ये 1 2 3 4 बिट थे जो मेरे को ट्रांसफर कर रहा था। अब अगर यही मेरे को पैरेलल कम्युनिकेशन में ट्रांसफर करने हैं तो मेरे पास चैनल भी कितने होंगे, 4 चैनल होंगे। तो हर एक चैनल से 1 बिट ट्रांसफर होगा, मतलब 4 वायर लगेंगे यहाँ पे जो ट्रांसमीटर को रिसीवर में जोड़ेंगे। एक वायर से 1 बिट जाएगा, तो ये सारे के सारे जो बिट हैं एक ही टाइम पे एट ए टाइम ट्रांसफर हो जाएंगे ट्रांसमीटर से रिसीवर पे। तो ये फर्क होता है पैरेलल में और सीरियल में। सीरियल के अंदर डेटा जो है 1 बाय 1 ट्रांसफर होता है, पैरेलल के अंदर एक ही साथ डाटा ट्रांसफर हो जाता है। जितनी बिट ट्रांसफर करनी होती हैं उतने ही चैनल जो पैरेलल कम्युनिकेशन है उसके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। जनरली हम सीरियल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, हर एक जगह आपको सीरियल कम्युनिकेशन ही देखने को मिलेगा क्योंकि ये स्टैंडर्ड रहता है और इसके अंदर कम्युनिकेशन केबल एक ही यूज़ होती है तो ये चीपर भी रहता है। पैरेलल कम्युनिकेशन आप देखो, अगर 16 बिट ट्रांसफर करने हैं तो 16 केबल लगाऊंगा, तो अगर 1000 मीटर पे मेरे को ट्रांसफर करना है डेटा का तो 1000 मीटर 16 केबल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कॉस्ट हो जाएगी और वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता, और हमें इतनी स्पीड की रिक्वायरमेंट भी नहीं रहती इंडस्ट्री के अंदर। तो हमारा जो काम है वो सीरियल कम्युनिकेशन से चल जाता है। तो जितने भी कम्युनिकेशन के टाइप हम पढ़ेंगे वो सारे के सारे कौन से होंगे, सीरियल कम्युनिकेशन ही होंगे। तो अब बात करते हैं RS485 के बारे में कि RS485 क्या है। देखिए RS485 की जो फुल फॉर्म है RS, ये स्टैंड करती है रिकमेंडेड स्टैंडर्ड। जो मैं RS बोल रहा हूँ इसमें R का मतलब है रिकमेंडेड और S का मतलब है स्टैंडर्ड, तो इसको बोलते हैं पूरे उसके अंदर रिकमेंडेड स्टैंडर्ड RS485। अब ये क्या है, इट इज़ ए टाइप ऑफ सीरियल कम्युनिकेशन ऑफ डाटा। देखिए ये क्या है, सीरियल कम्युनिकेशन ऑफ डाटा है, इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि सीरियल और पैरेलल क्या होता है। अब ये सीरियल कम्युनिकेशन ऑफ डाटा है, इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर एक ही कम्युनिकेशन केबल होगी जिसके थ्रू सारे का सारा डाटा 1 बाय 1 ट्रांसफर होगा। पहले 1 बिट जाएगी, फिर दूसरी जाएगी, फिर तीसरी जाएगी, और कम्युनिकेशन चैनल कितना रहेगा, एक ही रहेगा। और आगे देखते हैं ये कब बना था। RS485 वॉज इंट्रोड्यूस इन 1983, 1983 के अंदर इसको बनाया गया था। तो ये भी हमारा काफ़ी पुराना कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। इसमें क्या होता है, ये 2 वायर ट्रांसमिशन सिस्टम होता है। इसके अंदर कितनी वायर की इस्तेमाल की जाती हैं, 2 वायर इस्तेमाल की जाती हैं। देखिए केबल तो एक ही होगी, केबल के अंदर जो वायर है वो 2 वायर होंगी, जनरली 2 वायर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, RS485 ये एक स्टैंडर्ड है EIA एंड TIA की तरफ से। EIA एंड TIA क्या है, देखिए ये एसोसिएशन होती हैं इंटरनेशनल लेवल पे जो स्टैंडर्ड को मेंटेन करती हैं, तो वो भी इनको रिकॉग्नाइज करती हैं। ये एक EIA और TIA स्टैंडर्ड है। अब सीरियल कम्युनिकेशन है तो सेम मैंने अभी आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। इसके अंदर कैसे होगा, अगर मेरे को डाटा ट्रांसमिट करना है RS485 के थ्रू, तो मान लीजिए ट्रांसमीटर है, ये मेरा रिसीवर है, ये केबल के थ्रू आपस में जुड़ जाएगा। तो इसमें कैसे होगा, पहले 1 ट्रांसफर होगा ट्रांसमीटर से रिसीवर की तरफ, फिर 2 ट्रांसफर होगा,
ट्रांसमीटर से रिसीवर की तरफ, फिर 3 ट्रांसफ़र होगा ट्रांसमीटर से रिसीवर की तरफ, उसके बाद जो आपका 4 है, चौथा बिट है, वो ट्रांसफ़र होगा ट्रांसमीटर से रिसीवर की तरफ। तो ये सीरियल कम्युनिकेशन है, इसके अंदर जो डेटा है हमारा 1 बाय 1 ट्रांसफ़र होगा। तो ये था थोड़ा सा RS485 के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन कि RS485 क्या होता है। अभी और देखते हैं आगे। देखिए RS485 के अंदर जो मैक्सिमम स्पीड आती है हमारी, वो 10 MB पर सेकंड के हिसाब से स्पीड आ जाती है हमारी कितने पे, 40 फीट पे। अगर मान लीजिए मेरा एक डिवाइस लगा है ए पोजीशन पे और दूसरा डिवाइस लगा है बी पोजीशन पे, और ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 40 फीट है, तो हमारा जो मैक्सिमम स्पीड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 10 MB पर सेकंड के हिसाब से आ जाएगा। मान लीजिए ए लगा है यहाँ पे और ये बी लगा है, और ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है ये मेरा 40 फीट है, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम स्पीड मैं गेन कर सकता हूँ वो 10 MB पर सेकंड के हिसाब से मैक्सिमम स्पीड को गेन कर सकता हूँ। दूसरा RS485 क्या होता है, एक मल्टी नोड सिस्टम है। ये क्या है, मल्टी नोड सिस्टम है। इसके अंदर ऐसा नहीं होता कि जैसे RS232 में मैंने आपको बताया था कि एक ही ट्रांसमीटर होगा और एक ही रिसीवर होगा, जहाँ पे इसको DC और DT बोलते हैं। यहाँ पे क्या होगा, आपका एक मास्टर होगा और आप आगे नंबर ऑफ उसके अंदर डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो, अलग अलग डिवाइसेस उसके अंदर जोड़ सकते हो। तो ये क्या है, मल्टी नोड सिस्टम है, इसके अंदर आप काफ़ी सारे डिवाइसेस जोड़ सकते हो। तो इसके अंदर क्या है, जो स्पीड है वो इसकी जो लेंथ है उसके साथ स्पीड कम होती चली जाती है। मैक्सिमम जो लेंथ है इसके अंदर हम 4000 फुट पे वो कर सकते हैं, 4000 फुट हमारी मैक्सिमम लेंथ हो सकती है, बट उस टाइम पे स्पीड हमारी रिड्यूस होकर कितनी रह जाएगी, 10 KB पर सेकंड के हिसाब से स्पीड हमारी रह जाएगी। अब इसके अंदर क्या है, ये एक इलेक्ट्रिकल ओनली स्टैंडर्ड है। RS485 क्या है, एक इलेक्ट्रिक ओनली स्टैंडर्ड है। इसका क्या मतलब है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। मल्टी नोड सिस्टम है, तो इसमें आप 32 डिवाइसेस जोड़ सकते हो। एक बस पे कितने डिवाइस जोड़ सकते हो, 32 डिवाइस जोड़ सकते हो। जैसे मैं आपको बता रहा था ना ये कि आप मल्टीपल डिवाइसेस जोड़ सकते हो, 1 2 3, तो ऐसे लास्ट तक कितने जोड़ सकते हो आप, 32 जोड़ सकते हो हमारे, ठीक है। तो ये क्या है, मल्टी नोड सिस्टम है और इसमें एक बस के ऊपर हम 32 डिवाइसेस जोड़ सकते हैं। RS485 क्या करता है, फिजिकल फंक्शन को एक्सटेंड करता है RS232 के, मतलब जो RS232 के अंदर कुछ लिमिटेशन थी उनको आगे बढ़ाता है। सेम जो मेन इसका बेस है वो RS232 ही है। और RS485 क्या है, एक स्टैंडर्ड है सिर्फ फिजिकल कम्युनिकेशन के लिए। RS485 क्या है, एक फिजिकल कम्युनिकेशन के लिए स्टैंडर्ड है। ये कंप्लीट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल नहीं है, ये सिर्फ जो फिजिकल जो हमें सिग्नल का लेवल क्या रखना है उस स्टैंडर्ड को डिफाइन करता है। ये क्या है आगे अभी आपको समझ में आएगा। अभी सिर्फ इसका ओवरव्यू आपको बता रहा हूं कि RS485 क्या होता है और इसके अंदर क्या क्या चीजें रहती हैं। अब ये सारी चीजें 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया RS485 क्या है, सिर्फ एक फिजिकल स्टैंडर्ड है और इलेक्ट्रिकल ओनली स्टैंडर्ड है। क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड है, इलेक्ट्रिक ओनली स्टैंडर्ड है। इसका मतलब क्या है, RS485 जो है वो मैकेनिकल जो स्पेसिफिकेशन है वो डिफाइन नहीं करता। RS485 क्या नहीं करता, मैकेनिकल जो स्पेसिफिकेशन है उनको डिफाइन ये नहीं करता। ये सिर्फ क्या करता है, इलेक्ट्रिकल जो स्पेसिफिकेशन है सिग्नल की उन्हीं को डिफाइन करता है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये देखिए यहाँ पे RS485 ओनली डिफाइन द इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्राइवर एंड रिसीवर दैट कुड बी यूज्ड टू इंप्लीमेंट ए बैलेंस मल्टी पॉइंट ट्रांसमिशन लाइन। मतलब कि ये सिर्फ क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल आपके ट्रांसफर होंगे, ठीक है, उसमें जो आपके रिसीवर लगे हुए हैं और जो ड्राइवर लगे हुए हैं, ठीक है, उनके अंदर बैलेंस मल्टीपल पॉइंट ट्रांसमिशन लाइन जो होंगी, ठीक है, उनको जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को ये डिफाइन करेगा। अब ये कैसे क्या करेगा, इसका क्या मतलब है, ये मैं आपको समझाता हूं। देखिए RS232 की पिछली वीडियो आपने देखी होगी, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि RS232 के अंदर हर एक चीज स्टैंडर्ड है। आपका जो लगा हुआ है, कनेक्टर वगैरह लगे हुए हैं वो स्टैंडर्ड हैं, ठीक है, जो वायर लगे हुए हैं वो स्टैंडर्ड हैं, और जो सिग्नल उसके अंदर ट्रांसमिट होते हैं वो सारे स्टैंडर्ड की फॉर्म में है। बट RS485 के अंदर सिर्फ क्या चीज़ डिफाइन की जाती है, ओनली जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हैं उनको ये डिफाइन करता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपके कैसे ट्रांसमिट होंगे। आपका रिसीवर होगा, जो ड्राइवर होगा, आपको उसके अंदर कितनी आपकी रेजिस्टेंस रहेगी, कितनी आपकी इंपीडेंस रहेगी, कैसे वो आपस के अंदर कम्युनिकेट करेंगे। ये कोई मैकेनिकल को स्पेसिफाई नहीं करता, स्टैंडर्ड को, मैकेनिकल स्टैंडर्ड को स्पेसिफाई नहीं करता। मतलब इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है कि आपको स्पेसिफिकली यही कनेक्टर यूज करना है। जैसे RS232 के अंदर हम सिर्फ 9 पिन का और 25 पिन का कनेक्टर यूज करते थे, वो स्टैंडर्ड था। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। आप कोई भी कनेक्टर मिल जाएगा आपको RS485 के अंदर, कोई स्टैंडर्ड यहाँ पे नहीं दिया जाता। तो ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ही स्पेसिफाई करता है, ठीक है।
अब वही एग्जांपल मैं आपको बता रहा था, जैसे RS232 था, वो 25 पिन और 9 पिन के डी टाइप कनेक्टर उसके अंदर रहते हैं हमारे RS485 के अंदर। वो हमारे क्या रहते हैं, मैकेनिकल स्टैंडर्ड रहते हैं कि आपको हमेशा क्या यूज करना है, 25 पिन का या 9 पिन का डी टाइप कनेक्टर यूज करना है। ये RS232 के अंदर लिखा हुआ है, बट RS485 के अंदर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। आपका जो दिल करता है आप वो कनेक्टर यूज कर सकते हो उस टाइप का, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। तो इसके अंदर ये चीज डिफाइन नहीं कर रखी, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये मैकेनिकल स्टैंडर्ड जो है इंटरफेसिंग है उसको ये डिफाइन नहीं करता। अब और क्या है आगे देखिए, ये वो कनेक्टर थे जो RS232 के अंदर हमारे स्टैंडर्ड रहते थे कि हमें यही 2 टाइप के कनेक्टर यूज करने हैं RS232 के अंदर, या तो मैं 9 पिन का कनेक्टर यूज करता था या मैं 25 पिन का ये डी टाइप कनेक्टर यूज करता था। RS232 के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देर इज इन RS485 देर इज नो मैकेनिकल इंटरफेस स्टैंडर्ड। वही बात मैं आपको बता रहा था कि RS485 सिर्फ इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल है, जो ड्राइवर है, उनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको ही ये स्टैंडर्डाइज करता है। जो इसके लिए कोई कनेक्टर वगैरह जो होते हैं उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। आप किसी भी तरीके का कनेक्टर इसके अंदर लगा सकते हो और आपको किसी भी तरीके का कनेक्टर देखने को मिल सकता है। इसका मतलब ये है कि जैसे आप किसी मशीन पे गए, अब मान लीजिए एक मशीन है, एक मशीन के अंदर आपका एक डिवाइस लगा हुआ है जो दूसरे डिवाइस से कनेक्टेड है, और उस डिवाइस के अंदर आपका 25 पिन का डी टाइप कनेक्टर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? 25 पिन का डी टाइप कनेक्टर लगा हुआ है। आपके पास एक मशीन है, उस मशीन में एक डिवाइस है मान लीजिए ये, और ये दूसरे डिवाइस से कनेक्टेड है, और ये जो आपस में कनेक्टेड है ये किसके साथ कनेक्टेड है? इस 25 पिन के कनेक्टर के साथ ये कनेक्टेड है। तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि यार 25 पिन का जो कनेक्टर है ना वो स्टैंडर्ड RS232 के लिए रहता है। तो ये जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं RS232 से कम्युनिकेट कर रहे होंगे। ऐसे ही अगर 9 पिन का आपका लगा हुआ है और 2 डिवाइस आपस के अंदर कनेक्टेड है तो आप वहां से भी एस्टिमेट लगा सकते हो कि 9 पिन का लगा है, हो सकता है कि ये आपका RS232 के साथ कनेक्ट हो, क्योंकि ये क्या है, इसके स्टैंडर्ड है कि RS232 अगर कम्युनिकेट करेगा तो उसके अंदर जो आप कनेक्टर लगाओगे या तो 25 पिन का लगाओगे, आप 9 पिन का डी टाइप कनेक्टर लगाओगे। बट RS485 के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। आपको RS485 के अंदर कैसा भी कनेक्टर देखने को मिल सकता है। आपको 9 पिन का ये जो DB9 कनेक्टर है ये भी देखने को मिल सकता है, ऐसा कनेक्टर भी बंदा लगा सकता है। आगे जो मैं दूसरे कनेक्टर दिखाऊंगा पिन एंड प्लग वाले, वो वाले कनेक्टर भी लगा सकता है। 2 वायर भी आपको डायरेक्ट लगी मिल सकती हैं, सिर्फ 2 ही वायर जा रही हो, उसने टर्मिनल बना रखा हो और टर्मिनल पे स्क्रू से वो वायर टाइट कर रखी हो। तो इसके अंदर ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो अपना इजी टू यूज के हिसाब से कुछ भी आपको देखने को मिल सकता है। मेरा बताने का यहाँ पे ये सारा पर्पस था कि आप कनेक्टर देख के इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि RS485 ही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जो मैं कनेक्टर आपको बता रहा था। देखिए RS485 के अंदर जनरली इस तरीके के जो कनेक्टर हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। ये आप जो कनेक्टर देख रहे हो ये वाले इस तरीके के कनेक्टर हमारे इस्तेमाल किए जाते हैं। RS485 रिक्वायर्ड नॉमिनल वायरिंग, इसमें सिर्फ 2 ही वायर कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो इसलिए ये 2 वायर का ही कनेक्टर जो है प्लग वाला इस्तेमाल किया जाता है। इसको टर्मिनल ब्लॉक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? टर्मिनल ब्लॉक बोलते हैं इसको। और इस तरीके के जो कनेक्टर हैं 2 वायर को कनेक्ट करके आपस में कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और बहुत सारी जगह पे आपको डी टाइप कनेक्टर भी मिल जाएंगे 9 पिन के, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है कम्युनिकेट करने के लिए। इनके अंदर सिर्फ 2 ही वायर लगी होती हैं इसमें, क्योंकि RS485 किस पे 2 वायर पे कम्युनिकेट करता है। तो इसमें तो 2 वायर आप सीधी यहाँ पे जोड़ के और अपने डिवाइस के अंदर प्लग कर दोगे तो आपकी कम्युनिकेशन केबल बन गई। या फिर आप इस तरीके के कनेक्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें 2 वायर शोल्डर कर दोगे आप, 2 वायर इधर 2 वायर इधर, और 1 वायर ट्रांसमीटर पे और 1 वायर रिसीवर पे आपका लग जाएगा, तो आप कम्युनिकेट आपस में कर पाओगे। या फिर आपको इस तरीके के जो कन्वर्टर हैं वो भी देखने को मिल जाते हैं RS485 टू USB कन्वर्टर, कि आपको कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है तो आप इसको USB को कंप्यूटर में लगा दोगे और इस तरफ फिर आपका ये जो टर्मिनल ब्लॉक है लगा होगा, यहाँ पे 2 वायर अपनी जोड़ दोगे आप, और फिर उसको जिस भी आप डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो वहां पे ले जाके अपनी 2 वायरों को जोड़ दोगे, आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो वो जो चीज मैं आपको बता रहा था कि इसके अंदर कोई मैकेनिकल स्टैंडर्ड ये डिफाइन नहीं करता, इस वजह से आपको किसी भी तरीके के कनेक्टर या कम्युनिकेशन केबल RS485 में देखने को मिल सकती है। तो अब RS485 के अंदर वायरिंग का मेथड देख लेते हैं। देखिए RS485 जनरली क्या रहता है, इसके अंदर 2 वायर सिस्टम या 4 वायर सिस्टम हम बनाते हैं। 2 वायर के अंदर 2 वायरों का इस्तेमाल किया जाता है कम्युनिकेट करने के लिए, और 4 वायर के अंदर 4 वायर का हम इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। 2 वायर मेथड जनरली यूज होता है, जो इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्री के अंदर मोस्टली 2 वायर का इस्तेमाल किया जाता है। 4 वायर इतना इस्तेमाल नहीं किया जाता है, काफ़ी रेयरली यूज किया जाता है। 4 वायर का वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन हमें चाहिए होता है, रियलाइज पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन हमें करना है, वहाँ पे 4 वायर मिलता है। बट जनरली हम 2 वायर का ही इस्तेमाल करते हैं। अब मैंने आपको बताया कि ये इसके अंदर कोई स्टैंडर्ड नहीं रहता कनेक्टर का, ठीक है। और इसके अंदर जो
कम्युनिकेशन केबल है वो 2 वायर की रहती है, बट कम्युनिकेशन केबल जो हमें यूज़ करनी होती है वो शील्डेड कम्युनिकेशन केबल यूज़ करनी होती है, क्योंकि इसके अंदर जो हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं वो काफ़ी लेंथ तक कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मैक्सिमम 4000 फुट तक ये कम्युनिकेट कर सकता है, और इसमें जो स्पीड हमारी आ सकती है 4000 फुट पे 100 kps की स्पीड आ सकती है। तो इतना लंबा कम्युनिकेशन करने के लिए हमें जो कम्युनिकेशन केबल का इस्तेमाल करना होता है वो शील्डेड कम्युनिकेशन केबल का इस्तेमाल करना होता है, जिससे कि हमारा जो नॉइस है वगैरह है उसकी वजह से जो सिग्नल का लॉस है वो कम से कम हो, और मैक्सिमम जो स्पीड हम अचीव कर सकते हैं वो 10 MB/s की इसके अंदर स्पीड अचीव कर सकते हैं। बट वो सिर्फ कितने पे हो सकती है? 40 फीट के डिस्टेंस पे अचीव हो सकती है। तो इस तरीके की कम्युनिकेशन केबल का इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। देखिए ये इसके अंदर यहाँ पे ये जो है ये शील्डेड केबल बोलते हैं इसको, ये मेटल से इसको शील्डिंग दी जाती है, यहाँ पे ये ब्रेडिंग कर दी जाती है, और फिर उसके बाद इस तरीके की केबल इसके अंदर रहती है। तो ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि इलेक्ट्रिकल जो नॉइस वगैरह आ रहा है उसकी वजह से सिग्नल को हमारा कोई लॉस ना हो, इसलिए इसके अंदर हम शील्डिंग केबल का इस्तेमाल करते हैं। तो RS485 कम्युनिकेशन केबल बनाने के लिए आपको हमेशा कौन सी केबल लेनी है? शील्डेड केबल लेनी है। कनेक्टर आप कोई सा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत उसके अंदर नहीं होती है। आपको 9 पिन का DB9 कनेक्टर भी मिल सकता है, जो टर्मिनल ब्लॉक अभी मैंने आपको दिखाया था वो वाला कनेक्टर भी मिल सकता है। वायर डायरेक्ट टर्मिनल पे लगी भी मिल सकती हैं, तो किसी भी तरीके से आपको वायरें लगी मिल सकती हैं। क्यों मिल सकती हैं? क्योंकि RS485 कोई भी मैकेनिकल जो स्पेसिफिकेशन है उसको डिफाइन नहीं करता। ये स्टैंडर्ड सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ही डिफाइन करता है कि इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक कैसे होंगे उसके, उसी को ये सिग्नल डिफाइन करता है। अब देखिए मैंने आपको बताया RS485 क्या है, एक मल्टी नोड सिस्टम है। तो मल्टी नोड सिस्टम है तो इसके अंदर मास्टर स्लैब का कंसेप्ट होता है। इसके अंदर एक डिवाइस आपका मास्टर बनता है, और बाकी जो सारे के सारे 32 डिवाइस मैंने आपको बताए थे वो क्या बनते हैं? स्लेव बनते हैं। हर एक स्लेव को एक ID दी जाती है, और मास्टर फिर एक रिक्वेस्ट जनरेट करता है कम्युनिकेशन करने के लिए कि मेरे को इस स्लेव से ये डाटा चाहिए, आपसे ये चाहिए, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आपको अभी ये टास्क परफॉर्म करना है। तो इसके अंदर क्या होता है? मास्टर स्लेव का हमारा कंसेप्ट रहता है। एक डिवाइस हमारा मास्टर बनेगा, बाकी डिवाइस हमारे स्लेव बनेंगे। हर एक स्लेव की एक ID होगी, और मास्टर जब जिस स्लेव के साथ कम्युनिकेट करना चाहेगा उस ID के थ्रू उस स्लेव के साथ कम्युनिकेट कर लेगा। जो डेटा की रिक्वायरमेंट होगी वो वहाँ से वो डेटा ले लेगा, या जो टास्क उसको स्लेव से करवाना होगा वो उसको एक कमांड भेज देगा, वो काम करने के लिए स्लेव वो टास्क कर देगा। ये सारा कुछ कैसे होगा? मास्टर के अंदर एक कम्युनिकेशन जो सारे प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन पैरामीटर हैं वो सेट होंगे, और एक पूरा प्रोग्राम मास्टर के अंदर रहेगा जिससे कि वो सारे के सारे स्लेव डिवाइसेस हैं वो कंट्रोल होंगे। ये सारे कैसे होंगे ये मैं भी आपको बताऊंगा। तो इसके अंदर कैसे रहता है नेटवर्किंग, मैं आपको इंडस्ट्री में बता देता हूं। जैसे PLC मेरे पास है, मैं चाहता हूं कि PLC के साथ HMI, VFD, एक मेरा कोई इंस्ट्रूमेंट यूनिट और या कोई सेंसर, स्कैनर, या फिर कोई मेरा प्रिंटर, मैं चाहता हूं कि ये सारे के सारे डिवाइस मेरे किससे जुड़ जाएं? RS485 कम्युनिकेशन से जुड़ें। तो इसके अंदर क्या होगा? जो मेरा PLC होगा वो क्या होगा? मेरा मास्टर डिवाइस होगा। PLC क्या होगा? मेरा मास्टर डिवाइस होगा। इस PLC को मैं बनाऊंगा मास्टर, बाकी सारे ये डिवाइसेस क्या होंगे? स्लेव। और क्या लूंगा? वायर लूंगा। 2 वायर के थ्रू कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो एक वायर को लूंगा, इस तरीके से मैं PLC से उठा के पूरे सभी डिवाइसेस पे उनको लूप करते हुए आगे से आगे मैं जोड़ दूंगा। वायर को क्या कर दूंगा? मैं PLC से उठाऊंगा ऐसे, और लूप करता हुआ ऐसे 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 सारे वायरों पे जोड़ दूंगा, सभी डिवाइसेस पे जोड़ दूंगा। फिर एक और वायर लूंगा, क्योंकि ये 2 वायर का कम्युनिकेशन है, दूसरी वायर को भी इसी तरीके से मैं जोड़ दूंगा। वायर का मतलब क्या है? यहाँ पे केबल, जो मैंने शील्डेड केबल बताई थी उस केबल का इस्तेमाल करना है। केबल को PLC पे जोड़ूंगा, 2 पॉइंट उसके, फिर HMI पे, फिर आगे लूप करके VFD पे, फिर आगे लूप करके कोई इंस्ट्रूमेंट उस पे, फिर सेंसर पे, फिर स्कैनर पे। इस तरीके से मेरे जो पूरी वायरिंग है वो हो जाएगी। शील्डेड केबल उठाई, 2 वायर वहां जोड़ी, फिर आगे लूप करके आगे जोड़ी, फिर आगे जोड़ी, आगे जोड़ी, बस वायरिंग का जो मेरा है वो काम खत्म हो गया। अब इसके अंदर क्या करूंगा मैं? जो भी मेरा डाटा है वो ट्रांसमिट हो जाएगा मेरा इन डिवाइसेस के थ्रू, बट मेरे को उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मास्टर स्लेव का कंसेप्ट बनाना पड़ेगा, एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। PLC के अंदर प्रोग्राम बनेगा, PLC मास्टर बनेगा, बाकी जो सारे डिवाइसेस हैं वो स्लेव रहेंगे, उनकी एक ID रहेगी, और इस तरीके से कम्युनिकेशन होता रहेगा। PLC जिससे जो डाटा चाहिए, PLC के अंदर प्रोग्राम रहेगा कि PLC अभी HMI से कोई डाटा चाहता है या HMI पे उसको कोई डाटा डिस्प्ले करवाना है तो वो करवा देगा। VFD को वो स्टार्ट स्टॉप करना चाहता है तो वो कर देगा। ATAC
टेक का जो इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, इसमें अगर इसको साइकिल स्टार्ट करना है, इसकी कुछ वैल्यू चाहिए, वो एक कमांड भेजेगा पीएलसी की अभी आप स्टार्ट हो जाइए, तो ये स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही स्कैनर को ट्रिगरिंग के लिए कमांड भेजेगा कि अभी आप स्कैन कीजिए और जो डेटा है वो मेरे पास भेजिए, तो वो स्कैनर जो है वो पीएलसी के पास डेटा भेज देगा। तो सारे का सारा काम कौन करेगा? पीएलसी करेगा। इन डिवाइसेस से सारे का सारा काम पीएलसी करवाएगा। पीएलसी क्या होगा? मास्टर होगा। बाकी सारे डिवाइसेस क्या होंगे? स्लेव होंगे। उनको पीएलसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। जो भी मेन रिक्वेस्ट है कम्युनिकेशन की, वो कौन जनरेट करेगा? मास्टर जनरेट करेगा, पीएलसी जनरेट करेगा। तो इस तरीके से हमारे जो नेटवर्क हैं वो RS485 के इंडस्ट्री के अंदर बनते हैं। ये इसकी नेटवर्क टोपोलॉजी दिखाई दे रही है आपको, जैसे नेटवर्क बनाया है। तो RS485 जनरली जो डेजी चेन है, इस तरीके की नेटवर्क टोपोलॉजी का इस्तेमाल करता है। ठीक है, इस तरीके से इसके अंदर डिवाइसेस सारे के सारे जुड़ जाते हैं। एक बस रहती है और उस पर जो डिवाइसेस हैं वो सारे के सारे कनेक्ट होते हैं। एक बस आ गया देखिए जैसे, और इसके ऊपर ये डिवाइस, फिर ये डिवाइस, ये डिवाइस, ये डिवाइस, ये डिवाइस, ये डिवाइस, ये नेटवर्क टोपोलॉजी इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके अंदर देखिए कम्युनिकेशन होगा कैसे। अब मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि भाई देखो ये इलेक्ट्रिकल ओनली स्टैंडर्ड है, सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल को स्पेसिफाई करता है। मैकेनिकल स्टैंडर्ड ये स्पेसिफाई नहीं करता। तो इसके अंदर कनेक्टर आपको किसी भी टाइप का देखने को मिल जाएगा। मास्टर स्लैब का इसके अंदर कंसेप्ट होता है। एक डिवाइस आपका पीएलसी जो है वो मास्टर बन जाएगा, बाकी डिवाइस आपके स्लेव होंगे। बट उसके अंदर मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन पैरामीटर आपको सेट करने पड़ेंगे कम्युनिकेट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं देखिए, यहाँ पे मैं सेम एग्जाम्पल बता रहा हूँ जो मैंने आपको पीछे बताया था। हम ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते हैं जनरली अपनी लाइफ के अंदर, एक डिवाइस के अंदर डाटा दूसरे डिवाइस के अंदर भेजने के लिए। मान लीजिए मेरे पास कोई कंप्यूटर है या लैपटॉप है, मैं कुछ डाटा है इस लैपटॉप से इस कंप्यूटर में भेजना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस लैपटॉप से जो मेरा डाटा है वो इस कंप्यूटर के अंदर चला जाए। तो मैं क्या करूँगा? ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं लैपटॉप में ब्लूटूथ ओपन करूँगा, कंप्यूटर में ब्लूटूथ ओपन करूँगा और जो डाटा है उसको लैपटॉप से कंप्यूटर पर ट्रांसमिट कर दूंगा। ऐसे ही लैपटॉप से मोबाइल में मैं डाटा ट्रांसफर करना चाहता हूँ, इसमें ब्लूटूथ ओपन करूँगा, इसमें भी ब्लूटूथ ओपन करूँगा, लैपटॉप से मोबाइल के अंदर डाटा चला जाएगा। ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि मोबाइल से डाटा मेरा किसी म्यूजिक सिस्टम पर, मैं कोई सॉन्ग सेंड करना चाहता हूँ कि जो मोबाइल में सॉन्ग चल रहा है वो म्यूजिक सिस्टम में चले। तो मैं क्या करूंगा? मोबाइल में लैपटॉप, उसमें वूफर के अंदर म्यूजिक सिस्टम में लैपटॉप ओपन करूंगा और जो डाटा है उसको ट्रांसफर कर दूंगा, पेयर कर दूंगा आपस में डिवाइसेस को। ऐसे ही किसी कार के अंदर मैं डाटा ट्रांसफर करना चाहता हूं तो उसके अंदर भी सेम मैं ब्लूटूथ से डाटा ट्रांसफर कर सकता हूं। आपने देखा होगा गाड़ी के अंदर आजकल म्यूजिक सिस्टम रहता है, हमारा फोन कनेक्ट हो जाता है, बात भी हम फिर गाड़ी के माइक वगैरह को यूज करके कर लेते हैं। तो ये सारा काम किसके थ्रू हो रहा है? ब्लूटूथ के थ्रू हो रहा है। बट ये काम करने के लिए आपको क्या करता है? एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। स्टैंडर्ड प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है मतलब ऐसा नहीं है कि आप लैपटॉप में ब्लूटूथ ओपन कर दिया, कंप्यूटर में ब्लूटूथ ओपन कर दिया और डाटा अपने आप चला जाएगा। नहीं, डाटा ट्रांसफर करने का कुछ प्रोसीजर है, कुछ पैरामीटर आपको सेट करने पड़ते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है? ब्लूटूथ को ओपन करना पड़ता है। आपको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले ब्लूटूथ को ओपन करोगे आप। उसके बाद क्या करोगे? आप डिस्कवर करोगे जिस भी डिवाइस से आपको डाटा ट्रांसफर करना है दूसरे डिवाइस में, दोनों डिवाइसेस के पहले ब्लूटूथ ओपन करोगे, फिर जिससे डाटा ट्रांसफर कर रहे हो उसमें डिस्कवर करोगे उस डिवाइस को, फिर उसको पेयर करोगे, फिर उसके बाद कोई पासवर्ड वगैरह अगर आपने दिया है तो वो लगाओगे, नहीं लगाया तो आपका डाटा ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या रहता है? आपका ब्लूटूथ से डाटा भेजने का भी एक प्रोसीजर रहता है कि पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो। आपकी एक सेटिंग रहती है। ऐसे ही चाहे कोई भी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, चाहे RS232 है, RS485 है, इनकी भी क्या रहती है? एक सेटिंग रहती है दो डिवाइसेस के अंदर आपस में डाटा ट्रांसफर करने के लिए। तो वो सेटिंग कौन सी रहती है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। देखिए RS485 के अंदर, ठीक है, जो सेटिंग है वो सेम कॉन्फ़िगर होनी चाहिए आपकी सीरियल कम्युनिकेशन के अंदर जब आप दो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करोगे। अगर आपकी सेटिंग सेम नहीं है तो वो डिवाइस आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो जो ये सेटिंग रहती है इसके अंदर जो डाटा भेज रहे होते हैं हम, अब देखिए पीएलसी वगैरह के अंदर तो हमारा क्या रहता है? बिट्स के अंदर डाटा ट्रांसफर होता है इंडस्ट्री के अंदर। तो हमें अपनी जो डेटा है, जो बिट्स वगैरह है, उन्हीं की स्पेसिफिकेशन को सेट करना है। ठीक है, तो हमारी डेटा की जो बिट की लेंथ है वो हमें सेट करनी होती है कि कितनी बिट का आपका डाटा जाएगा, कितनी बिट का आपका डाटा जाएगा, उसकी लेंथ क्या होगी, वो दोनों डिवाइसेस के अंदर सेट करनी होती है। फिर एक हमारा पॉइंट आता है पैरिटी, एक पैरामीटर क्या रहता है? पैरिटी को हमें सेट करना पड़ता है। फिर हमें नंबर ऑफ स्टॉप बिट्स को सेट करना पड़ता है। उसके बाद हमें बॉड रेट को सेट करना पड़ता है। ये सारे क्या है अभी वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले डाटा बिट्स लेंथ क्या होता है? ये स्पेसिफाई करता है कि आपकी जो डाटा की लेंथ है वो कितनी रहेगी, वो आपको दोनों डिवाइसेस को बतानी है। जिस डिवाइस से आप डाटा भेजोगे, जो पीएलसी है, पीएलसी के अंदर भी आप सेम सेट करोगे। एचएमआई को कनेक्ट कर रहे हो, वीएफडी को कनेक्ट कर रहे हो, उसके अंदर भी आप सेम
डेटा बिट जो है, डेटा बिट की लेंथ है वो सेट करोगे। अब अगर आपने एक में 7 कर दिया और एक में 8 कर दिया तो आपका कम्युनिकेशन नहीं होगा। दोनों तरफ डेटा बिट की जो लेंथ है वो सेम रहनी चाहिए, सेम बिट का लेंथ रहेगी जब डेटा, तभी वो आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे, तभी वो आपस में एक दूसरे को समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये 7 या 8 जनरली रहता है। पैरिटी बिट क्या होती है? पैरिटी बिट जनरली एरर चेकिंग का एक मेथड रहता है कि कम्युनिकेशन करते हुए कोई एरर तो नहीं आया, तो इसलिए पैरिटी बिट को साथ में जो डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं उसमें ऐड कर दिया जाता है कि हमने उस तरफ से ये पैरिटी बिट ऐड करी है तो दूसरी तरफ भी सेम पैरिटी बिट आपकी रहेगी। ये पैरिटी बिट 3 रहती हैं आपकी, या तो आप इवन सेट कर सकते हो इसको, या ओड सेट कर सकते हो, या नन सेट कर सकते हो। ये सारा सेटिंग का पार्ट है, अभी मैं आपको बताऊंगा। ये सब सेटिंग के अंदर रहता है, सिर्फ सेट करना होता है और ये स्टैंडर्ड रहता है। ठीक है, अभी सिर्फ इसको समझना है। तो पैरिटी बिट या तो आपकी इवन रहेगी, ओड रहेगी, या नन रहेगी। ठीक है, स्टॉप बिट आपकी या तो 1 हो सकती है या 2 हो सकती हैं। ठीक है, आपको स्टॉप बिट के अंदर या तो 1 सेट करना होता है या 2 सेट करना होता है। एक तरफ 1 किया तो दूसरी तरफ भी 1 ही करोगे, एक तरफ 2 किया तो दूसरी तरफ भी 2 करोगे, एक तरफ 1 कर दिया दूसरी तरफ 2 कर दिया, कम्युनिकेशन आपका नहीं होगा। ठीक है, दूसरा था बोर्ड रेट। बोर्ड रेट अभी मैं आपको बता रहा था ना, डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड होती है कि कितनी स्पीड पे आप डेटा को ट्रांसमिशन आपका होगा। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था ना कि 4000 फीट पे हमारा कितना होता है डेटा जो होता है वो 10 kps की स्पीड से हो जाता है, और 10 फीट पे हमारा कितना, 40 फीट पे हमारा कितना आता है, 40 MB पर सेकंड के हिसाब से होता है। तो ये बोर्ड रेट डिफाइन करता है कि आप कितनी स्पीड पे डेटा आपका ट्रांसफर होगा। बोर्ड रेट इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन, कि आपकी ट्रांसमिशन की स्पीड कितनी है, डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी के अंदर हमारी जो स्पीड है वो किसके अंदर मेजर होती है? किलोमीटर में, कि 60 पे चला रहा हूं गाड़ी तो इसका मतलब 60 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे के अंदर गाड़ी कितना चल जाएगी? 60 किलोमीटर चल जाएगी। ऐसा ही कम्युनिकेशन में डेटा के केस में जो स्पीड होती है डेटा ट्रांसमिशन की वो किस पे होती है? बोर्ड रेट पे डिपेंड करती है। जितना बोर्ड रेट होगा उतनी ही मेरी डेटा कम्युनिकेशन की स्पीड होगी। मान लीजिए मैंने बोर्ड रेट 500 सेट कर दिया तो मेरी 500 बिट पर सेकंड ट्रांसफर होंगी। अगर मैंने 1000 सेट कर दिया तो मेरी 1000 बिट जो है वो 1 सेकंड के अंदर ट्रांसफर होंगी। तो जनरली जो बोर्ड रेट रहता है हमारा वो 9600, 19200, 38400, 57600, 15200, ये बोर्ड रेट हमारे जनरली रहते हैं। यहाँ पे बाय मिस्टेक RS232 आ गया है, यहाँ पे RS485 आपका आएगा, यहाँ पे क्या रहेगा? RS485 रहेगा। तो ये बोर्ड रेट क्या रहते हैं? जनरली स्टैंडर्ड रहते हैं। आपको कोई एक बोर्ड रेट सेट करना होता है, एक डिवाइस के अंदर आप बोर्ड रेट को सेट कर लोगे, इस बोर्ड रेट को सेट किया, दूसरे डिवाइस के अंदर भी आपका सेम बोर्ड रेट सेट होगा। इस डिवाइस के अंदर आपने ये बोर्ड रेट सेट किया, दूसरे डिवाइस के अंदर भी आपका सेम बोर्ड रेट सेट होगा। तो ये बोर्ड रेट भी हमें सेम उसके अंदर सेट करनी होती है। अब इसके कनेक्शन कैसे होते हैं RS485 के? देखिए मेरे मान लीजिए मेरे को PLC, HMI, ड्राइव, एक इंस्ट्रूमेंट, स्कैनर, प्रिंटर, इनको कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले तो मैं केबल जोड़ दूंगा, ट्विस्टेड फेयर केबल, इस तरीके से लूप बना के जोड़ दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा? मास्टर बनाऊंगा, उसके बाद मैं स्लेव आईडी सेट करूंगा। स्लेव आईडी HMI अगर मैंने जोड़ा तो HMI के अंदर स्लेव आईडी 1, फिर ड्राइव जोड़ रहा हूं तो ड्राइव के लिए स्लेव आईडी 2 होगी, फिर कोई इंस्ट्रूमेंट है उसके लिए स्लेव आईडी 3, ये स्कैनर है स्लेव आईडी 4, प्रिंटर है स्लेव आईडी 5। इस तरीके से हर एक की एक स्लेव आईडी सेट होगी और स्लेव आईडी सेम नहीं होगी। अगर सेम स्लेव आईडी होगी नेटवर्क के अंदर तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। फिर ये स्लेव आईडी सेट करने के बाद जो मैंने कम्युनिकेशन पैरामीटर अभी आपको बताए हैं, बोर्ड रेट, पैरिटी बिट, स्टॉप बिट, ये सारी चीजें सेट करूंगा हर एक डिवाइस के अंदर। जब ये सारी चीजें सेट हो जाएंगी और ये स्लेव आईडी सेट हो जाएगा, उसके बाद हमारा कम्युनिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा मास्टर से स्लेव के अंदर। जो मैं मास्टर से कुछ भी कमांड भेजूंगा वो स्लेव के पास पहुंच जाएगी, या स्लेव को कुछ भी डाटा भेजने के लिए बोलूंगा तो स्लेव वो डाटा मास्टर के पास भेज देगा। तो इस तरीके से RS485 हमारा जो है वो सेट होगा। अब इसके यूजेस क्या हैं? अलग अलग डिवाइसेस हैं, आप इंडस्ट्री के अंदर उनको कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जो अलग अलग डिवाइसेस का कम्युनिकेशन करवाना है RS485 के साथ आप कम्युनिकेशन करवा सकते हो। तो ये तो था इसके बारे में थ्योरेटिकल कि RS485 क्या होता है और कौन से पैरामीटर आपको सेट करने होते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं। देखिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूं एक ड्राइव का और एक HMI का, कि मान लीजिए मेरे को एक ड्राइव और HMI को कनेक्ट करना है तो मैं कैसे RS485 की सेटिंग करूंगा। देखिए यहाँ पे ये जो हमारा VFD वाला सीरीज चल रहा है, VFD का ट्रेनिंग का, उसके अंदर हमने एक VFD डिस्कस करी थी, VFD डेल्टा की थी EL सीरीज की। तो उसके अंदर RS485 का कम्युनिकेशन
सपोर्ट करता था वो। तो इसके अंदर देखिए दो पोर्ट दे रखे हैं, SG प्लस और SG माइनस। तो यहाँ पे आपकी दो वायर जुड़ जाएंगी SG प्लस और SG माइनस पे, और आपका जो कम्युनिकेशन है वो रेडी होने के लिए स्टार्ट हो जाएगा। अब इसने सारी चीजें बता रखी हैं कि पैरामीटर ये 9 है, VFD के अंदर इस तरीके से आपको पैरामीटर मिलते हैं 9, 9.01, ठीक है, 9.02। तो हर एक पैरामीटर के अंदर एक चीज सेट होगी, जो मैंने आपको पैरामीटर बताए हैं वही सेट करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे आपको सेट करना पड़ेगा आईडी उसकी, कि इसकी आईडी कितनी रहेगी। ये आप 1 से 254 के बीच में सेट कर सकते हो, ठीक है। सेट द कम्युनिकेशन एडर ऑफ द ड्राइव्स ऑफ द AC मोटर ड्राइव कंट्रोल थ्रू द RS485 सीरियल कम्युनिकेशन, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले क्या सेट करो, उस डिवाइस की आईडी सेट करो, नंबर सेट करो। तो यहाँ पे डिफॉल्ट ऑलरेडी 1 रहता है। आपको जितने भी नंबर पे आपका डिवाइस लग रहा है नेटवर्क में, मान लीजिए इससे पहले HMI लगी है तो HMI का हो जाएगा 1, फिर आपने VFD लगाया तो उसके बाद VFD का कितना हो जाएगा आपका 2। तो आपको सबसे पहले 9 नंबर पैरामीटर है, उसके अंदर आप 2 सेट कर दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था ट्रांसमिशन स्पीड, देखिए बोर्ड रेट 0, अगर आप 9.01 पैरामीटर के अंदर अगर आप 0 सेट कर दोगे तो उसका मतलब होगा बोर्ड रेट हो गया आपकी 4800 बिट पर सेकंड। 1 सेट कर दोगे तो 9600 बिट पर सेकंड, 2 सेट कर दोगे तो इतनी, 3 सेट कर दोगे तो 38400 बिट पर सेकंड आपकी ट्रांसमिशन बोर्ड रेट सेट हो जाएगा। जो भी आप सेट करोगे यहाँ पे, मान लीजिए आपने ये सेट किया, वही सेम आपको कहाँ सेट करना पड़ेगा, आपकी HMI में सेट करना पड़ेगा। HMI भी आपको ये ऑप्शन मिलेंगे, वो HMI में आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये फॉल्ट वगैरह के लिए है कि अगर कोई फॉल्ट वगैरह आता है तो उसके लिए, कम्युनिकेशन टाइम आउट के लिए कि अगर इतनी देर में कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो टाइम आउट हो जाएगा। ये रहा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो मैं आपको बता रहा था ना, 7 बिट पैरिटी ओड, ये वो सारी चीजें हैं कि 0 सेट करना है आपको, 7 बिट का रहेगा, ठीक है। नन रहेगा यहाँ पे, E का मतलब इवन है, O का मतलब ओड है। ये सारी चीजें इसने नीचे लिख भी रखी होंगी, ठीक है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। तो ये सारी चीजें आपको जो मैंने आपको बताया था, देखिए ये रहा स्टार्ट बिट, ठीक है। फिर उसको 7 बिट होगी, फिर स्टॉप बिट 2 यहाँ पे सेट कर रखी हैं, यहाँ पे स्टॉप बिट 1 है, स्टार्ट बिट 1 है, 7 बिट है, पैरिटी इवन सेट कर रखी है। तो 7E1 का मतलब ये है, 7N2 का मतलब ये है, जो ऊपर इसने लिख रखा है ना, इनके मतलब बता रहा है नीचे, देखिए 17E जो इसका मतलब है ये बता रहा है नीचे, ये 17E इसका मतलब। तो ये सारे नीचे बता रखे हैं। आप जो भी पैरामीटर के अंदर सेट कर दोगे, कि यहाँ पे देखिए ये 9.04 है, इसके अंदर आपने 0 सेट कर दिया तो उसका मतलब ये होगा कि 7 बिट का डाटा होगा, पैरिटी नन होगी, 2 बिट आपकी स्टॉप होंगी। 1 सेट कर दिया तो इसका मतलब ये होगा 7 बिट का डाटा होगा, पैरिटी इवन होगी, स्टॉप बिट 1 होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप जैसे जैसे जो सेट कर दोगे वो सब कुछ यहाँ पे लिखा होता है, वो पढ़ के सेट कर देना होता है। तो ये बोर्ड रेट, पैरिटी बिट, ये सारी चीजें, स्टार्ट बिट, स्टॉप बिट आपकी सेट हो जाएंगी इस VFD के अंदर। ऐसे ही सेम, अब मान लीजिए मेरे को HMI में सेट करना है, अब मैं जाऊंगा HMI में। HMI के अंदर भी मेरे को सेम कम्युनिकेशन पैरामीटर का विंडो मिलेगा कि किसके साथ आपको किसको जोड़ना है। ये मैंने सेट किया, ठीक है। अभी देखिए मान लीजिए अब मैं पहुंच गया यहाँ पे कम्युनिकेशन वाले प्रोटोकॉल पे। अब कम्युनिकेशन वाले प्रोटोकॉल पे मैं सेट करना चाहता हूँ RS485 को, तो यहाँ पे मेरे को ये RS485 का ये ऑप्शन है, मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो डिटेल सेटिंग है यहाँ पे जाऊंगा तो देखिए सारा कुछ मिलेगा। ट्रांसमिशन स्पीड जितनी आपका बोर्ड रेट था, देखिए वहां पे 9600 सेट किया था तो यहाँ पे भी 9600 सेट करोगे। वहां पे 19200 सेट किया, यहाँ पे भी 19200 सेट करोगे। वहां पे 384 सेट कर दिया तो यहाँ पे भी सेम सेट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेम सारी चीजें आपकी सेट होंगी, जो भी आप वहां सेट कर रहे हो यहाँ पे वो सारे पैरामीटर सेट हो जाएंगे आपके, और उसके बाद आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा। और ये क्या रहेगा आपका, HMI आपका मास्टर रहेगा, VFD आपका क्या रहेगा, स्लेव रहेगा। HMI से आप किसके थ्रू करोगे, VFD को कंट्रोल करोगे। HMI पे 2 वायर आप HMI के VFD पे ले जाके जोड़ दोगे और आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा। ये कम्युनिकेशन कैसे होता है, ये सारा कुछ मैं अगले जो पार्ट आएंगे उसमें प्रैक्टिकली VFD और ड्राइव्स को आपको उसमें जोड़ के भी दिखाऊंगा, आपको कम्युनिकेट करके भी दिखाऊंगा कि पैरामीटर सेट कैसे होते हैं। अभी इस पार्ट के अंदर सिर्फ ये RS485 क्या होता है और इसको कम्युनिकेट कैसे करते हैं मैंने वो बताया। अब यहां पे एक मेन बात निकल के आती है जो हमने डिस्कस नहीं करी अभी तक, कि RS485, देखिए मैंने आपको बताया कि RS485 क्या है, सिर्फ इलेक्ट्रिकल ओनली स्टैंडर्ड है। RS485 क्या है, इलेक्ट्रिकल ओनली स्टैंडर्ड है। ये सिर्फ फिजिकल कम्युनिकेशन को डिफाइन करता है, बाकी चीज़ों को डिफाइन नहीं करता। तो बाकी चीज़ें कौन डिफाइन करता है, देखिए RS485 हमेशा किसी ना किसी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के साथ यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डिफाइन करता है, बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं उनको ये डिफाइन नहीं करता। तो वो जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जनरली इसको इस्तेमाल किया है, मोडबस के साथ में इस्तेमाल किया जाता है। मोडबस के अंदर जो ये पैरामीटर वगैरह हैं, जो सिग्नल
के पैरामीटर वगैरह हैं वो तो RS485 के रहते हैं कि ये आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल रहेगा। और ये जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है कि ये बॉड रेट, ये सेटिंग ये किसकी रहती है, ये मोडबस की रहती है। तो RS485 हमेशा किसी ना किसी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के साथ यूज होता है। इसको अकेले कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि ये अकेले क्या है, सिर्फ इलेक्ट्रिकल ओनली स्टैंडर्ड डिफाइन करता है। हम जब भी इंडस्ट्री के अंदर RS485 का इस्तेमाल करते हैं, हम किसी ना किसी प्रोटोकॉल के साथ इसको जोड़ते हैं। जैसे मोडबस हो गया, जनरली इसका इस्तेमाल मोडबस के साथ इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको कहीं पे भी RS485 मिलेगा तो इसका मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम वो मोडबस RS485 ही आपका होगा, तो आपको उसी के हिसाब से आपकी सेटिंग करनी होगी। तो ये था RS485 के बारे में कि RS485 क्या होता है और कैसे काम करता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ट्रिकी चीज़ें रहती हैं। जरूरी नहीं कि आपको सारी चीज़ें एक ही बार में समझ में आ जाए। अगर फिर भी कोई डाउट है आपका तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।